स्टूडेंट कहे कि मेरा शोषण सर ने किया है, इतनी फीस ले ली, ये सर ने प्रोटोकॉल बताया था, ये सर ने मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे इतना पढ़ोगे तो आप फर्स्ट क्लास आओगे, लेकिन रिजल्ट मेरा 0/सन्नाटा है। तो गलती सर की नहीं होगी, क्योंकि उसमें से काउंटेबल लोग होंगे, पता नहीं कितने लोग अब से पहले सर के संरक्षण में ही आशीष लेके कहां से कहां जा चुके हैं, और हम तो बहुत बौने इनके सामने, बहुत अधने से हैं, क्योंकि गुरु ही तो ऐसा होता है जो हर चीज को हमारे अंदर डालता है। में आप सभी जानते हैं इस श्लोकों को, क्योंकि स्कूलिंग सभी ने पास आउट की है और सभी अपनी अपनी जगह काम भी कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है, गुरु के बिना तो ज्ञान होता ही नहीं है, और हमारी सनातन परंपरा में यही सब कुछ होता है। एक व्यक्ति नदी किनारे खड़ा हुआ होता है, उसके सामने एक मणि दिखाई देती है उस नदी के पानी में, तो वो बार बार गोता मार के जाता है, उस दरमियान मणि को निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि हम सभी ये सुनते आए कहानियों में, स्टोरीज में, कि मणि में वो ताकत होती है सर कि वो हमारे हाथ में आएगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली हो सकते हैं। उस दरमियान वो गोता मारता है, उसे कुछ हाथ नहीं लगता है। उसके बाद फिर पानी ठहरता है, फिर से गोता मारता है, मणि दिखती है, फिर कुछ हाथ नहीं लगता है। तो सर जैसे, तिवारी जैसे एक टीचर, एक गुरु, एक महंत, एक साधक वहां खड़े होते हैं, कहते हैं बच्चा क्या कर रहा है, कि गुरुजी देखो मुझे मणि दिखाई दे रही है। यानी बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो दिखते हुए भी सत्य नहीं होती, जो सुनाई देते हुए भी सत्य नहीं होती। तो कानों का सुना, आंखों का देखा भी कई दफा सच नहीं हो सकता है। जो कान के कच्चे और आंख के कमजोर होते हैं उनके बारे में तो क्या ही कहिएगा, लेकिन कई बार रियल में आंखों से देख के और कानों से सुन के वो बात सच नहीं हो सकती, ये भी डन है। रोटेट कीजिएगा प्लीज एक बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जब साधक गुरु वहां पे खड़ा होता है, वो कहता है बच्चा रुक जा, ठहर जा, सब्र रख, संतोष रख, पहले पानी को शांत होने दे, इसके एनवायरमेंट को ओके होने दे, ध्यान लगा, आराम से देख, उसके बाद तेरे को खुद ब खुद पता लग जाएगा। उसने कहा कि हाँ सच में मैंने कोशिश की, मुझे हासिल नहीं हुआ, और मैंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, अब गुरुजी के विवेक का इस्तेमाल करता हूं। बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? हम सभी के पास बुद्धि होती है, इवन जानवरों के पास भी होती है। खाना उसे पता होता है, अपने बच्चे की सेफ्टी करना पता होता है, दूसरे को या दूसरे के बच्चे को देख के घुर्राना उसे पता होता है, अपने बच्चे को कैसे सेफ रखना है इंसान से ज्यादा जानवर जानता है, क्योंकि सिर्फ उसमें बुद्धि होती है। लेकिन इंसानों में बुद्धि के साथ विवेक भी होता है। विवेक इतनी महीन छलनी होता है, जो चाय छाने वाली, आटे छाने वाली छलनी होती है, जो बुद्धि का सिर्फ इस्तेमाल करता है, उनके सामने विपत्तियां बड़ी आती हैं, और वो हर जगह सक्सीड कर जाए जरूरी नहीं है। लेकिन जो विवेक का इस्तेमाल करता है, इन द सेंस बुद्धि के बाद विवेक आता है, कि जो मैंने अपने माइंड से सेटअप बना के सोचा, जो बुद्धि से डिसाइड किया, अब मैं उस पर मंथन करूं, इसके करने से पॉजिटिव इफेक्ट, इसके ना करने से नेगेटिव इफेक्ट, यानी दोनों पहलुओं को सोचूं, सिर्फ एक पहलू के बारे में नहीं सोचा जाता है। तो उस विवेक का इस्तेमाल करके, क्योंकि ईश्वर प्रकृति हमारे ही अंदर है, हम गुरुजी से ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन इन्हें भगवान बना के, फ्रेम बना के जड़ देंगे, वो गलत है। गुरुजी को मानना बड़ी बात नहीं है, गुरुजी की मानना बहुत बड़ी बात है। ये जिस रास्ते पे हमें चलवाना चाहते हैं, उस रास्ते में हम चले, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी को मानना, इनकी बात ना मानना, फ्रेम बना के जड़ के कि ये मेरे गुरुजी, इन्हें इतना मानना इतने भर से काफी नहीं है। तो गुरुजी जैसे उस सज्जन ने बोला, तू शांत हो जा, पानी को शांत होने दे, माइंड को शांत होने दे, फिर देख क्या होता है। और उसने सोचा मैंने कोशिश अपनी कर ली, बुद्धि लगा ली, थोड़ा सा विवेक लगाऊं, अगर इस महंत ने कुछ बताया तो शायद कुछ खास होगा। तो उसने देखा कि वो प्रतिबिंब बना हुआ है, वो तो परछाई है भाई। और परछाई क्या है? खजूर का पेड़ था, वो बड़ा लंबा सा, और वो परछाई जा रही है जहां पे वो समाप्त हो रही है, तो वहां पे वो स्टार सी चमकती हुई मणि दिखाई दे रही है। उसने पीछे मुड़ के देखा, अपने आप को वहां ले जाके देखा, तो उस परछाई में वो भी एड ऑन हो गया। तो उसने कहा मान बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। फिर वो उस पे पेड़ पे चढ़ा, मणि ले ली और बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो यानी गुरु के ज्ञान की वजह से उन्होंने उसे दिखाया कि तू अपने आप पे फोकस कर, क्योंकि फोकस बहुत बड़ी चीज होती है। आप सभी जानते हो, ये भी मैंने माहौल ही बनाया है। बहरहाल जिस मकसद से आया हूं वो मकसद बताना चाहता हूं। टीवी न्यूज एंकर ये मेरा पेट पालने के लिए एक साधन है, रिसोर्स है, ये मेरी नौकरी है। उसमें मैं कितना ईमानदारी से काम करता हूं, कितनी निष्ठा से, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके अलावा मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान के हित में कितनी अच्छी बातें आगे बढ़ाता हूं, ये मेरा फर्ज है। उन सबसे पहले मैं एक इंसान मात्र हूं, जैसे पैदा हुआ था वैसे ही न्यूट्रल मरना चाहता हूं, ताकि मैं एकदम फोकस्ड हूं, वेल फोकस्ड,
कि मैं कुछ भी हूं। भाई पेट पालने के लिए इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन इंसान बनना बड़ा कठिन है। जो इंसान बन के हम आते हैं सिर्फ उसी को छोड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग में से बहुत कम, बहुत माइनर से लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि बेटा जो बनना है बन, बेटी जो बनना है बन। आप इधर रह सकते हो थोड़ी देर के लिए, आप उससे पहले क्या एक अच्छे इंसान बन जाना। अरे पेट पालने के लिए जो कर सकते हो कर लो, लेकिन एक अच्छे इंसान बन जाना। अच्छे इंसान की इतनी भूमिका है कि हम गुरु से कुछ सीख के जा रहे हैं, अगर उनकी चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे, यानी ज्ञान मेरे अंदर बहुत है, एक बुक रखी होती है, बुक में बहुत ज्ञान है, लेकिन बंद किताब में कुछ भी नहीं है, खुली किताब में सब कुछ है। ज्ञान मैंने गुरुजी का ले लिया, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, प्रयोग में नहीं लाऊंगा, तो सब कुछ न है। अब मैं ज्ञान बांटने के लिए खड़ा हूं, आप कहोगे पता नहीं क्या बोल रहा है। नौजवान है, बहुत बड़ी सोच होती है हम लोगों के अंदर। जब कोई हमारे बीच में भी, हमारे सामने भी आता था, तो हमें लगता था क्या यार ज्ञान पेल रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब मैं उन सब से अलग, जो आप जानते हो वो मैंने माहौल बनाया, अब उस पॉइंट पे आ रहा हूं जो मैं करता हूं एक इंसान होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते। मैंने एक अपनी मुहिम को नाम दिया हुआ है। पहले ही बता दूं, वो कोई ट्रस्ट नहीं है, एनजीओ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, कोई फेवर करने वाली चीज नहीं है। बस सोचा कि भाई लोग अक्सर क्या है, टीवी पे आते हैं बड़े बड़े एंकर, टीवी से निकल के कहां चले जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। वो भी हमारे समाज सिस्टम का हिस्सा है, उन्हें भी तो अच्छा करना चाहिए। हम लोगों को पता होना चाहिए कि टीवी एंकर कहां से आता है और कहां चला जाता है। उसके बाद वो इतने बड़े बड़े ज्ञान देता है, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल बीट का किसी भी महकमे का इंसान हो, चाहे इंडस्ट्री का बंदा हो, सबको ज्ञान बांटता है। क्या वो सच में ज्ञानी होता है? बस उसका फर्ज है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो उस एजुकेशन को लेकर बैठा हुआ है। उसका एक ही कर्म है कि वो सवाल करे। क्रॉस क्वेरी अगर कोई उससे करता है तो उतना बड़ा चौधरी होता है कि वो ये कह सकता है जनाब मैं आपका जवाब देने के लिए नहीं बैठा, आपसे पूछने के लिए बैठा हूं, क्योंकि यही मेरी ड्यूटी है। तो इन सब के अलावा मैं अपने जीवन में अप्लाई करूं, मायने तो ये रखता है, क्योंकि बहुत सारे टीवी न्यूज एंकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन समाज में नहीं दिखते, इंसानी तौर पे कोई काम नहीं करते और अपने ऊपर उन चीजों को लागू नहीं करते जिन चीजों के लिए दूसरों से वो अपेक्षा करते हैं। तो वो मैं लागू करने की कोशिश भर कर रहा हूं, ना कि मैं लागू कर रहा हूं। महकमा पत्रकार, मेरा पत्रकार की पोटली, उसी के नाम से मैंने एक मुहिम शुरू की हुई है। बीते सितंबर 18 सितंबर को उसके 3 साल पूरे हो गए। पत्रकार की पोटली में क्या होता है, मैं 3 काम करता हूं। जब से मुझे ज्ञान आया या दिमाग में आया, अपने आप ही अपना विवेक खुला, मेरे चक्षु खुले, सडनली खुले थे मात्र 3 साल पहले। आप सोचोगे इतना बड़ा ज्ञानी बन रहा है, सिर्फ 3 साल पहले ज्ञान आया है। हाँ सच में 3 साल पहले ज्ञान आया है और सडनली कुछ ना कुछ आपकी अंतरात्मा कहती है यार ये तो अच्छा है, ये तो ऐसे होना चाहिए था, ये अब तक मैं समझ क्यों नहीं पाया। यानी 3 साल पहले मात्र मेरे को समझ में आया। मैंने एक मुहिम बनाई पत्रकार की पोटली। सबसे पहले वो मुहिम इसलिए बनाई, वो ज्ञान इसलिए आया, एक अधेड़ उम्र का एक युवा आदमी मेरी दहलीज पे आता है और उसके साथ एक बच्चा आता है पूरा नंगा। उस दरमियान मेरी मम्मा कपड़ों की विशाल 2 पोटलियां, मतलब त्योहारी जो टाइम होते हैं, सफाई जो होती है उस टाइम पे बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि बहुत अच्छा होता है, सुगम बढ़िया, लेकिन हमें उसे इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए प्लास्टिक के टब ले लिए, बर्तन ले लिए। हमारी माताएं बहनें ज्यादातर यही करती हैं कि पुराने कपड़े देके प्लास्टिक के बर्तन टब वगैरह के वो चीजें हमारे पास हैं, लेकिन बस इस बहाने से कि पुरानी चीज निकल जाए और हमारे पास उसकी एवज में कुछ आ जाए। तो मेरी मम्मा ने यही काम कर रखा था। तो जब वो युवा आदमी आता है और एक नंगा बच्चा आता है, तो बंदा कहता है माँ से कि माते कुछ खिला दे और कुछ दे दे मेरे को। तो मम्मी ने क्या किया, 2 कपड़े उठाए और उसे दे दिए। अब चाहे उसके तन पे आए या ना आए, उसे पसंद आए या ना आए, चाहे वो उसे लाइक करे ना करे, हमने बिल्कुल नहीं सोचा। लेकिन जिनसे हमें बर्तन भाड़े ले रहे थे उसे हमने पोटलियां दे रखी है, वो नखरे दिखा रहा है, माँ जी ये इतने की चलेगी, माँ जी ये कटी फटी, माँ जी ये छनी हुई है, मतलब वो नखरे कर रहा है, उसके नखरे हम सह रहे हैं। और जो जरूरतमंद है वास्तव में उसे हमने 2 कपड़े दे दिए। अब अचानक से ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, दिमाग में चीज आई तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी ये कपड़े मत दो। मम्मी ने कहा करेगा भैया तो, मैंने कहा मम्मी मेरे को समझ में आया, कपड़े मत दो, बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूं मैं, मेरे को लग रहा है वो बहुत अच्छा काम है, शायद करने के बाद पता पड़ेगा, सब अगर अप्रिशिएट करेंगे तो अच्छा है या नहीं है। कहा करेगा भैया तो बता तो सही, कहा करेगा। मैंने कहा अभी पोटली रख दो। मैं उनके पास सामने आया, प्लास्टिक वाले बंदे के सामने, और जो दरी बनाते दरी कपड़े से, उसके सामने कहा भैया माफी,
बहुत लंबा टाइम आपका ले लिया हमारी माता जी ने और आपने भी उनका ले लिया। मैंने कहा बस अब इसकी जरूरत नहीं है, आप ये सारा सामान हमें दे दो, आप जा सकते हो, और माफी भैया आपका कीमती समय लिया। वो बुड़बुड़ाते हुए निकल गए और उस बंदे के सामने मैंने वो पोटलियां रख दी। मैंने कहा सर जो भी उचित लगे आप अपना ले लो, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, एक नहीं अनेक ले लो। उसका स्वाभिमान देखो, उसके बाद सब कुछ था उस टाइम पे, कुछ भी उठा सकता था। उसने 2 कपड़े लिए थे, अपने लिए पैंट शर्ट लिए थे, एक जोड़ा मान के चलो, उसे एक ही कपड़ा मान के चलो, और बच्चे के लिए जो हम जैसों का ब्लेजर अगर होगा और छोटा कोई बच्चा है तो उसका यहां से यहां तक ढक जाएगा, पूरा फ्रॉक टाइप का लेडी वाला, उसने उसके लिए वो लिया, तन पे ढक के वो चलने के बाद कहने का, मैंने कहा भैया रुक जाओ कुछ खा भी लेना। फिर मम्मी को बोला देखो मम्मी, मतलब इसके पास सब कुछ था, इसका स्वाभिमान देखो, इसने मतलब 2 चीज ही उठाई है अपने हिसाब से। मैंने कहा मम्मी कुछ बना के खिला दो। फिर मम्मी ने जो भी बना के खिलाया होगा वो मम्मी जाने, वो जाने। मैं उसके बाद कपड़े रख के अपने ऑफिस चला गया। देखो जी ये सोच मेरे पास इसलिए आई कि हम इतने सक्षम हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी की रोटी कमा के खा सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि कितने सारे सज्जन मात्र तन पे कपड़ा ना होने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये जो सर्दियों के दिन आ रहे हैं उसकी कीमत, उसकी वैल्यू तब समझ में आती है। कितने सारे सज्जन हैं जो आज भी, हमारा देश कितना भी डिजिटल हो जाए, 74 साल कंप्लीट हो गए, 75 में प्रवेश कर चुके हैं, 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं जैसे कि पीएम जी बोलते हैं, लेकिन फिर भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आज भी हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ रोटी ना मिलने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, एजुकेशन ना मिलने की वजह से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और उसी के साथ साथ आज भी हमारी सड़कें ही बन रही हैं, नालियां ही बन रही हैं, खड़ंजे ही लग रहे हैं, सरकारी नलके ही लग रहे हैं, स्ट्रीट लाइट ही लग रही है। मतलब 74-75 साल में यही हो रहा है, और हर 5 साल में अगर सरकार चेंज होती है तो फिर यही होता है। यानी कोई सिस्टम गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बनाया कि जैसे कुदरत ने सब अपने हाथ में लिया, बहुत अच्छा बनाया सिस्टम कि आदमी पैदा होगा, चाहे वो उस पर फोकस माता पिता करे ना करे, कुदरत ने उसे अगर जिंदगी देनी है तो बड़ा होगा ही होगा। मतलब कुदरत ने उसे अपने हाथ में लिया है, कुदरत ने बुद्धि उसके अंदर एडॉन की है, पशुओं की तरह विवेक भी एडॉन किया है, बस कुदरत ने विवेक अपने पास रखा है, उस संदर्भ को अपने पास रखा है कि अब देखना चाहता हूं कि आत्मा जो है कितना अच्छा काम, कितनी अच्छी बुद्धि, शुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके परमात्मा में आती है, ये मैं देखना चाहता हूं। बाकी कुदरत ने सब कुछ इंसान को दे दिया है, तो कुदरत के हाथ में जो है वो कभी भी भेदभाव नहीं करती, इंसान के हाथ में जो है वो बड़ा भेदभाव करता है। कुदरत ने धूप, छांव, ये तमाम जो सूर्य है, इसकी गर्मी है, गरीब, फकीर, अमीर, हर तरह के इंसान को न्यूट्रल, प्रॉपर वे में, बैलेंस वे में एक तरह से चीजों को सिस्टमैटिकली देती है। लेकिन इसी में अगर कोई पॉलिटिशियन होता और उसके हक में ये होता कि भाई सूर्य तुझे अपनी छत पे उगाना है, तो सबसे पहले अपनी छत पे उगाता और अपने लोगों के ऊपर धूप देता, बस अपने लोगों के ऊपर छांव देता। ये हम लोग हैं जो बहुत बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं। एनीवे, इसके बाद जब मुझे ये जहन में आया कि ऐसा होना चाहिए, तो मैंने एक काम करना शुरू कर दिया। हर तीज त्योहार पे बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी चीजें, जिसमें हमारे घर में हमारी हैसियत के मुताबिक नया टीवी, नई स्क्रीन आ गई जी, हवाई फैन की जरूरत अब होती नहीं है क्योंकि एसी वेसी लग गए जी हमारे घर में, क्योंकि हम उतने कामयाब हैं कि अपनी आजीविका बहुत अच्छे से चला सकते हैं। टीवी और पंखा और जितने भी कपड़े लगते हैं, और जो सामान जैसे चाहे स्टेशनरी हो या कोई भी सामान जो घर में हम इस्तेमाल नहीं करें, जैसे हमारे कपड़े हो गए, कटे फटे नहीं है, बुरे नहीं है, लेकिन हमें इस्तेमाल ही नहीं करना है, हमारी चॉइस बदल गई या फिर हमारे आकार के हिसाब से वो छोटे हो गए, उन सब चीजों को उन जरूरतमंद तक पहुंचाना जिनको वास्तव में उन चीजों की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपको दुआएं मिलेंगी, इसमें आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा, क्योंकि जब कोई डिमांड पैसे की करता है आपसे, तो आप कहते हो, सोचते हो, जहन में लाते हो, यार पता नहीं क्या करेगा पैसे का, ये पैसे की डिमांड कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ अपने आधार को बनाने के लिए कर रहा है। तो यहां पे आपका ही सामान, आप अपने समय को अपने हिसाब से मैनेज करना, जो जरूरतमंद आपको लगे, और कभी कंपेल अपने ऊपर मजबूरी मत रखना कि भाई मुझे ये देना है, वो देना है, वो देना। जो आपकी हैसियत है, जो आपकी औकात है, जो आपकी क्षमता है, जो आपके पास है एक्स्ट्रा, उसे सिर्फ वहां तक पहुंचा देना जो वास्तव में जरूरतमंद है। टब, बर्तन, ये सब चीजें आपके घर में हैं, बस आप बहाने से ले रहे हो, आपकी माताएं बहनें, कि भाई पुराना सामान चला जाए और नया सामान आ जाए। तो ऐसे तो मेरे अंदर ये चीज आई थी, पत्रकार की पोटली मुहिम का नाम दिया, और हमारा जो सनातन कल्चर है, हमारा जो सिस्टम है, यही है, पोटली लेके ही हम पहले सिर पे जाते थे, यहाँ पे वुडन में, लकड़ी में, स्टिक में लगा के कपड़े लत्ते खाने लेके जाते थे। तो पोटली मैंने अपने संस्कार से लिए, तो पत्रकार मैं हूं, पत्रकार की पोटली नाम दिया, जिसका एक काम, घर में जो भी एक्स्ट्रा सामान है जिसका इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा,
वो मैं दूंगा। इससे मैं फेमस भी हो रहा हूं जी, पॉपुलर भी हो रहा हूं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हम अपने जीवन में मर जाएंगे, अपने कास्ट, क्रीड, कौम, धर्म के मुताबिक जला दिए जाएंगे या दफन कर दिए जाएंगे। दोनों ही सूरत हाल में सर हम मिट्टी हो जाएंगे। हम ताबूत में शोकेस की तरह सजा के तो ताबूत में रखे नहीं जाएंगे कि हमारे कोई दर्शन करेगा। दोनों ही सूरत हाल में हम मिट्टी हो जाएंगे। लोग जीते जी अच्छा करते हैं, हम मरने के बाद भी अच्छा कर सकते हैं। वो कैसे? अपने ऑर्गन डोनेट करके, अपने अंगदान करके। अब अंगदान कैसे कि जी मैं तो जी रहा हूं, मैं कैसे अंगदान कर दूं, फिर मैं कैसे जीऊंगा? जीते जी अंगदान करो, अपनों को समझाओ, क्योंकि स्टूडेंट हो, समझा सकते हो कि भाई मेरी बॉडी कहां खराब होने वाली है, मेरे को तो मरना ही है। तो दोनों ही सिचुएशन में मैं मिट्टी होऊंगा, चाहे जला दो चाहे दफन कर दो। तो मैं मरने के बाद भी अच्छा काम करूं और अपने बड़ों को एप्रिशिएट करवाऊं, तो मुझे वो करना चाहिए। तो मैंने जीते जी मैंने मेरी जीवन साथी में अपने पूरे ऑर्गन डोनेट किए और अपनों को समझा के, अपनों को उस दायरे में लाके, जो क्लोज मित्र हैं, क्योंकि अगर मैं मर गया और मेरी जीवन साथी उस समय जीवित है, अगर इन्होंने उस संस्था को नहीं बताया कि मैं मर चुका हूं, मैं तो उठ के नहीं आऊंगा कि भाई मेरे अंग ले लो, मैं मर चुका हूं। जीवन साथी ने नहीं बताया, मेरे मित्रों ने नहीं बताया, जो सर्कल में या मेरे जो बड़े उन्होंने नहीं बताया, तो समझ लो मेरी जो अंतिम इच्छा है वो भी पूरी नहीं होगी। तो कुल मिला के हम मरने के बाद भी जो हमारे जरूरी अंग हैं वो लोगों के काम आ सकते हैं। और समाज में, दुनिया में अगर वास्तव में अंग नहीं है, कितने भी लखपति करोड़पति आपको, अगर किडनी की मुझे रिक्वायरमेंट है, पैसे मेरे पास बहुत है, धन बहुत है, मुंह मांगी कीमत में दे रहा हूं। जैसे कोरोना में आप लोगों ने देखा, पैसा भी एक वक्त पे काम नहीं आया लोगों के, जब चीज ही नहीं है, मार्केट में सब्जी नहीं है, खरीदोगे कहां से? सोना दे दो आप सब्जी की एवज में कि मैं सब्जी ले रहा हूं, सोना ले लो, सब्जी है नहीं, तो वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो खरीदोगे कहां से? सबसे ज्यादा मोहताज फील करते हो उस समय। और जब आप कुछ कर गुजरे होते हो ना, तो कुदरत आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करती है कि भाई मैंने तो कोशिश की, अब शायद सामने से कोई कोशिश आ जाए। तो वो अंगदान करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज, तीसरी और आखिरी चीज, आपने आश्रमों का जिक्र बड़ा सुना होगा। आश्रम के नाम से सीरीज देखी होगी आश्रम, और आध्यात्म के नाम पे आश्रम, आसाराम, सत्य साई, बाबा रामदेव, मतलब राम रहीम, सबको देखा होगा। और एक अलग ही धारणा बन गई होगी, यार ये गुरु होते ही ऐसे हैं। तो गुरु ऐसे ही होते हैं, हाथ लगा के जोर देके प्रेशर से बोल रहा हूं, गुरु ऐसे ही होते हैं। यानी अगर हम एक आदमी कुछ कर जाए, अगर उससे पूरी परंपरा को जोड़ दें तो गलत है। अपने साथ बेईमानी है, अपने सिस्टम के साथ। जो जैसा कर रहा है वो वैसा भरेगा, लेकिन उसके साथ में कतार में सभी को ऐसे कर दे तो नहीं। मैं वैसे और आश्रम की बात कर रहा हूं, 3 आश्रम, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और विधवा आश्रम। इन 3 आश्रमों की बात कर रहा हूं। इन तीनों आश्रमों में लोग ना चाहते हुए जाते हैं। कुछ नाजायज औलादें कही जाती हैं, कुछ लोग जानबूझ के डर से अनमैरिड होने के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहीं झाड़ियों में बेटी पैदा हो जाती है इसलिए छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीज है। तो ऐसे तो अनाथ आश्रम में लोग जाते हैं, वृद्धाश्रम में बहुत सारे बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं अपने दिमाग से कि माँ बापों को ही नहीं मतलब ले पाते, माँ बापों के साथ ही डील नहीं कर पाते। वो इस वजह से हमारे पास टाइम नहीं है, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। और विधवाओं का तो सिस्टम आप जानते हो किस परिस्थिति में वो बेचारी जाती होंगी, यानी अनवांटेड, बिना मतलब के। उन्हें जाना नहीं है फिर भी उन्हें झोंक दिया जाता है। अब उनके पास जीने का कोई मकसद नहीं होता। जहन में ऑटोमेटिक कोई सुप्रीम पावर आई, दिमाग में सोचा अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और विधवा आश्रम, अगर ये तीनों एक हो जाए तो अनाथ जो बच्चे हैं उन्हें वृद्धाश्रम से बुजुर्ग मिल गए, बुजुर्गों को बच्चों की वजह से सहारा मिल गया, विधवाओं को ना चाहते हुए बुजुर्ग आश्रम से उन्हें वो माता पिता, सास ससुर कुछ भी मान ले, बच्चे से उन्हें बच्चे मिल गए। तीनों आश्रमों को मैं एक मंच पे लाता हूं, तीनों के ऑर्गेनाइजर के साथ में, और तीनों लोगों को एक फील्ड में खाने पीने की चीजों के साथ छोड़ देता हूं। उस दरमियान वो जिससे उनका कलेजा लगता है, जिनसे उन्हें दिल लगता है, जिसे देख के वो मतलब अट्रैक्टिव होते हैं, जिनकी बातें, जिनके विचार अच्छे लगते हैं, वो उनसे मिल जाते हैं। ऐसे उन्हें बच्चे भी मिल गए, बहू भी मिल गई, बेटी भी मिल गई, बेटी को माता पिता, सास ससुर या बच्चों से उन्हें एक जिम्मेदारी पूरी, मतलब ना चाहते हुए उनके पास जीने का एक आधार, एक वजह मिल गई, एक मकसद मिल गया। अब इस बहाने समझेंगे। और थोपनी ये चीज नहीं हुई, वो चीज हुई है जिससे वो सेटिस्फाई हुए। अरे बच्चा बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, अरे ये मैम बहुत अच्छी लग रही है, अरे ये बच्ची बहुत अच्छी लग रही है, अरे मैं इन्हें मम्मा बोलना चाहता हूँ, इन्हें मैं पिता बोलना चाहता हूँ, मैं इन्हें गुरुजी बोल, तो मतलब ना चाहते